चलिए देखते हैं पॉलिटी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। बताना है कि इनमें से कौन है जो भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है। ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है राष्ट्रपति, फिर बी नंबर संसद, सी नंबर न्यायपालिका, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक और ई नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि भारतीय संविधान के संशोधन में राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका तीनों का योगदान होता है। राष्ट्रपति, संसद और न्यायपालिका तीनों का योगदान भारतीय संविधान के संशोधन में होता है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखते हैं संसद को। अगर संसद की बात करते हैं तो भाग 22 और आर्टिकल 368 में संसद के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान दिया गया है। भाग 22 के आर्टिकल 368 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन कर सकता है। इसके लिए उसे 3 प्रकार के तरीके से अपनाने हैं, या कह सकते हो कि 3 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहले साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा संसद में के विशेष बहुमत के द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन, यानी कि राज्य विधानमंडल से पहले उसमें जानकारी दे देनी चाहिए और वहां से भी संशोधन की बात को पास कराना पड़ता है। उसके बाद संसद इसे पास करा सकता है। संसद ये संविधान में संशोधन कर सकता है। यह प्रावधान आर्टिकल 368 के भाग 22 में दिया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति के पास यह प्रावधान है कि वह विधानमंडल या संसद में जो संशोधन किए जाते हैं उसे एक बार सहमति प्रदान करे या उसे वापस पुनः विचार के लिए भेज सके, और इसका प्रावधान आर्टिकल 111 में दिया गया है। राष्ट्रपति के पास यह प्रावधान होता है कि वह संसद के द्वारा किए गए संशोधन को या तो वह पास करे या फिर आवश्यकता पड़ने पर एक बार पुनः विचार के लिए उसे वापस भेजा जा सकता है। यह प्रावधान आर्टिकल 111 में दिया गया है। उसके बाद अगर बात करते हैं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के पास यह प्रावधान होता है कि अगर किसी स्थिति में व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो न्यायपालिका आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के द्वारा उच्च न्यायालय, आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के द्वारा रिट जारी कर सकता है। न्यायपालिका रिट जारी कर सकती है। और अगर उसे ऐसा लगे कि सही में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आर्टिकल 13 को लेकर के वह उस बिल को, उस नियम को शून्य घोषित कर सकता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर न्यायपालिका को अगर ऐसा लगता है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के द्वारा उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। और अगर ऐसा सही पाया जाता है तो उस कंडीशन में आर्टिकल 13 का प्रयोग करके न्यायपालिका उस बिल को शून्य या अमान्य घोषित कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो गया हमारा कि क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा हाँ। देखिए 1956 के पहले
1956 के पहले इस तरह का कोई विशेष प्रावधान नहीं दिया गया था। 1956 के पहले एक राज्यपाल का कोई खास विशेष प्रावधान नहीं दिया गया था। आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, यह बात हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई थी। आर्टिकल 153 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह बात हमारे भारतीय संविधान में लिखी गई थी। मगर सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान संशोधन में, 7वें संविधान संशोधन 1956 में यह बदल दिया गया और इसके अनुसार एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऐसा प्रावधान 7वें संशोधन 1956 में लाया गया। 7वें संशोधन 1956 में एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक, या कह सकते हो दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता था। अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात करते हैं तो आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। फिर से देखते हैं, आर्टिकल 153 के तहत 153 के तहत एक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान था, लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 में 7वें संविधान संशोधन 1956 में इसे बदल करके नए नियम लाए गए जिसमें एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता था। अगर बात करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति की तो आर्टिकल 155 के तहत 155 आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। समवर्ती सूची का उल्लेख है किस अनुसूची में है? तो समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो आर्टिकल 246 में 3 सूचियों का उल्लेख है, जिसमें से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है आर्टिकल 246 में, और यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 246 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान है। अगर संघ सूची की बात करते हैं तो आर्टिकल 246, अगर संघ सूची की अगर बात करते हैं तो संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे, 97 विषय थे। बाद में इसमें 98 विषय हो गए, 98 विषय हो गए। संघ सूची में प्रारंभ की बात करते हैं तो 97 विषय थे, लेकिन बाद में इसमें 98 विषय होंगे। राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे। राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे, जो वर्तमान में 59 विषय हो गए हैं। अगर समवर्ती सूची की बात करते हैं तो समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, लेकिन बाद में 5 विषय इसमें और जोड़े गए और इनकी कुल संख्या 52 हो गई है। फिर से देखते हैं, संघ सूची में वर्तमान में 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वभौम मताधिकार का अर्थ है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। मताधिकार का अर्थ यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है। मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता, पॉइंट ध्यान देखिएगा, नहीं होता है। जाति और लिंग से बिल्कुल सही बात है, इससे नहीं होता है। आस्था से, ये भी सही बात है, और संपत्ति से, ये भी सही बात है। यानी कि सही आंसर इसका हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। जाति, लिंग, आस्था या किसी भी कारण से हम मत देने के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो इसके लिए आर्टिकल हमारा दिया गया है आर्टिकल 325। आर्टिकल 325 में यह प्रावधान है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या किसी भी आधार पर हम मतदाता को या नियमावली में शामिल होने से नहीं रोक सकते हैं। निर्वाचन नियमावली में शामिल होने से नहीं रोक सकते हैं। यह प्रावधान आर्टिकल 325 में दिया गया है। आर्टिकल 326 के अंतर्गत
हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, हर व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वह इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है और वोट दे सकता है, जिसे वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंतर्गत रखा जाता है। अगर बात करते हैं इसमें तो 61 संशोधन का 61वें संविधान संशोधन जो पारित हुआ था 1988 में, जिसे प्रस्ताव लाया गया था 1988 में, लेकिन लागू किया गया था 1989 में। तो आपको अगर कभी पूछा जाए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो इसके साथ आप लिखिएगा 1989 में, क्योंकि इसे पारित किया गया था 1989 में। तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत पहले वोट देने की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, जिसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन हो गया भारत के मुख्य न्यायाधीश, सही बात है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी सही बात है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इन सभी लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरह देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 52 में कहा गया है कि एक भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा, भारत देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आर्टिकल 54 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 52 में संघ का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल 54 में आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 54 में दिए गए हैं। आर्टिकल 60 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 60 में शपथ, राष्ट्रपति के शपथ, और आर्टिकल 61 में महाभियोग की बात की गई है। आर्टिकल 60 में शपथ और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। अब आ जाते हैं, देखते हैं राष्ट्रपति के द्वारा शपथ कराए गए लोगों के बारे में कि राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्ति करा सकता है। सबसे पहले आता है आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 75 के तहत भारत देश का एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और वह राष्ट्रपति को कार्यकारी में सहायता प्रदान करेगा। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है आर्टिकल 75 के अंतर्गत में। आर्टिकल 75 के अंतर में भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। आर्टिकल 155 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 155 में भारत के राज्यपाल की नियुक्ति, भारत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। आर्टिकल 124 में आर्टिकल 124 के 2 में सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जज की जो नियुक्ति होती है वो आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 148 में कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। आर्टिकल 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आर्टिकल 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आर्टिकल 324 के 2 में मुख्य चुनाव आयुक्त के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। आर्टिकल 316 की अगर बात करते हैं तो आर्टिकल 316 के तहत प्रमुख पद संघ एवं लोक सेवा अधिकारी,
संघ एवं लोक सेवा अधिकारी के अध्यक्षों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही कराई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 संबंधित है, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा वित्त आयोग से। आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इससे मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1996 में भाग चार के आर्टिकल 51A में ध्यान दीजिएगा, भाग 4 के आर्टिकल 51A में अगर कैपिटल रहेगा तो वो मूल संविधान का हिस्सा है, स्मॉल ए में वह बाद में जोड़ा गया है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में भाग 4 के आर्टिकल 51 के ए में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसके बाद 86वें संविधान संशोधन 2002 को 86वां संविधान संशोधन 2002 को एक अन्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था और मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 हो गई। किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। सही आंसर इसका हो जाएगा इसका कनाडा में भी है, भारत में भी है और यूनाइटेड किंगडम में भी है। इसके साथ यूके, भारत, कनाडा, यूएसए, इन सभी देशों में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है। इसलिए इसका सही आंसर अगर बात करते तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इस प्रणाली को देखते हैं ये क्या होता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली की अगर बात करते हैं तो इसमें होता क्या है कि पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। पूरे देश को जनसंख्या के आधार पर छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और उनके लिए एक उम्मीदवार को खड़ा कर दिया जाता है। एक उम्मीदवार को उनके लिए खड़ा कर दिया जाता है। जिस व्यक्ति को या जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, जिस व्यक्ति या जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, उस व्यक्ति को भारत का लीडर या कह सकते हैं उसे बहुमत दल का नेता या बहुमत दल माना जाता है। और वो व्यक्ति अपनी पार्टी बनाती है। वो व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार में अपनी पार्टी को बनाती है। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में सबसे पहला हुआ था। 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन को मुख्य रूप से अगर कहा जाता है कि महिलाओं द्वारा इसकी भागीदारी की गई थी या महिलाओं द्वारा इस आंदोलन को शुरू किया गया था। ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान धन विधेयक के अंतर्गत रखे जाते हैं। धन विधेयक प्रावधान के अंतर्गत रखे जाते हैं। धन विधेयक की अगर बात करते हैं तो धन विधेयक मुख्य रूप से लोकसभा में पास होता है। धन विधेयक मुख्य रूप से लोकसभा में पास होता है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल 110 में संबंधित है। कह सकते हो कि संविधान के अनुच्छेद 110 में आर्टिकल 110 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषा या उसका प्रावधान दिया गया है। 107 में साधारण विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख है और 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। धन विधेयक
राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाता है, इसलिए इसे पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति वापस भेज नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? बात किया जा रहा है कि लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है। बहुत ही सिंपल ऑप्शन हो गया इसका। उदारवादी की बात करते हैं तो ये लोकतंत्र पर प्रभावित होता है, लोकतंत्र पर आधारित होता है। समाजवादी भी लोकतंत्र पर आधारित होता है। और कट्टरपंथी लोकतंत्र की उल्टी विचारधारा की सोच है, इसलिए हम सही आंसर इसका हो गया कट्टरपंथी। निम्नलिखित में से कट्टरपंथी लोकतंत्र की विचार विश्वास के उलट या उसके विरोध में आता है। लोकतंत्र के अंतर विरोधी को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कोर्ट नामक नाटक लिखी थी? सही आंसर होगा द एप्पल कोर्ट नामक नाटक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया था। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया था। द एप्पल कोर्ट नाटक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया था। द एप्पल कोर्ट नाटक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया था, जो 1928 में लिखा गया, जिसे 1928 में लिखा गया था। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, सही आंसर इसका हो गया प्रताप भानु मेहता। द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक प्रताप भानु मेहता के द्वारा लिखी गई थी। भारत के संविधान को किसने बनाया? भारत के संविधान को किसने बनाया? सही आंसर हो गया भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारत के संविधान को भारत की संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा की बात करते हैं तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से बना था। भारत में संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से हुआ था, जो 1946 में किया गया था, जिसे 1946 को किया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उसमें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। ध्यान दीजिएगा, भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से हुआ था, जो 1946 में किया गया था। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को की गई थी। जिसमें राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तीसरी बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हुई थी। तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और जिसे 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को काफ़ी लंबे समय के बाद उस उद्देशिका के प्रस्ताव को अपनाया गया और उसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में बना दिया गया। उद्देशिका के प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और उससे उस उद्देशिका को संविधान की प्रस्तावना का रूप दे दिया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को आंशिक रूप से लागू किया गया था और उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रगान को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जिसमें राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरह से देश में लागू कर दिया गया था।
अगर बात करते हैं तो इसके बनने की, तो इसके बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। और खर्च की बात करते हैं तो लगभग 64 लाख रुपए इसे बनाने में खर्च हुए थे। निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया है? सही आंसर हो गया हमारा देश, अपना देश भारत। भारत ने ही आरंभ से ही अपने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लागू किया था। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? ऑप्शन की अगर पहले देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन हो गया हमारा श्रीलंका। श्रीलंका। अब देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की बात अगर करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस देश के सबसे प्रमुख या उच्च व्यक्ति को, उच्च लीडर को जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे श्रीलंका में एक अर्ध राष्ट्रपति की बात की गई है, अर्ध राष्ट्रपति प्रतिनिधि की बात की गई है, जिसका चुनाव वहाँ की जनता के द्वारा किया जाता है। और जो राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख और सरकार का प्रमुख दोनों अधिकारी होता है, वहाँ का राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख दोनों अधिकारी होता है, इसलिए उसे वैसी सरकार को बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था माना जाता है।